दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति की गहमा गहमी में कई सवाल हर पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं। जनता हर एक पार्टी से कुछ सवालों के जवाब चाहती है। चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनावों में भी बहुत देरी नहीं है, उसके तत्काल बाद हरियाणा के भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और हरियाणा और लोकसभा के चुनाव भी कभी भी अचानक घोषित किए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो बहुत तेजी से राजनीतिक सरगर्मियां देश में और हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं। तो आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, जो कई चैनलों पर आपको दिखाई देते होंगे, राष्ट्रीय चैनलों पर या हरियाणा के चैनलों पर, सुमित गौड़ जी, वो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आज हम उनको कुछ सवालों में घेरेंगे जो कांग्रेस में जो गुटबाजी है और कई सवाल हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। गुटबाजी भी बहुत ज़्यादा है और प्रदेश कार्यकारिणी तक के चुनाव तक उसमें नहीं हो रहे हैं। तो सुमित गौड़ जी, आपका देश रोजाना चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और जो जनता आपसे सवाल जानना चाहती है, कांग्रेस के बारे में जानना चाहती है, या जनता की समस्याएं हैं या राजनीति में है, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आप उनके बेहतरीन जवाब देंगे जिससे जनता भी संतुष्ट हो और सबको लगे कि भाई जो सुमित गौड़ जी कह रहे हैं वो तथ्यपरक है, सत्य के आसपास है। तो मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ, बातचीत होती है, तो पंजाबी समुदाय का ये मानना है कि कांग्रेस हमें उचित सम्मान नहीं देती है, हमारा हक नहीं देती है, हमें जितने टिकट चाहिए उतना नहीं देती है, और जो जीत भी जाए तो उतने उनको मिनिस्टर नहीं बनाए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। और ये ही नहीं, भाई नगर निगम के चुनाव हों या छोटे चुनाव हों, वहाँ पर भी पंजाबी समुदाय की अनदेखी की जाती है। तो ऐसे आरोप कांग्रेस पर हैं और एक बड़े समुदाय की अनदेखी करना कांग्रेस की हार का ये भी बड़ा कारण है। देखिए गौतम जी, जहाँ तक आपने सवाल किया पंजाबी समाज के लिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जाना जाता हूँ अपनी छवि को लेके कि मैं जो होता है वही कहता हूँ, साफ कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ। निश्चित रूप से आपकी पहली बात को मैं एग्री करता हूँ कि पंजाबी समाज की 2019 के चुनाव में अनदेखी हुई है और वो अनदेखी कांग्रेस पार्टी की नेताओं से नहीं, जानबूझ के नहीं करी, मैं कहूँगा कि भूलवश करी, उनकी गलती रही, जिसको उन्होंने रियलाइज़ भी किया। नहीं तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि अगर हम बात करें अभी इस समय 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं है, अभी 2019 में बैसाखियों की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। बीजेपी ने केवल लोगों को जुमलेबाजी दी और गुमराह किया है। तो अगर 2019 के चुनाव में फरीदाबाद से एक टिकट पंजाबी समाज को होती और गुड़गांव से भी एक टिकट पंजाबी समाज को होती, तो आज मुझे कहने में वो नहीं, 2019 के परिणाम ही कुछ और होते जी। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को देख भी लिया है, समझ भी लिया है कि जो भूल उनसे हुई, अनजाने में ही सही, लेकिन वो बड़ी भारी भूल थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर, प्रिटी श्योर कि इस बार जो पंजाबी समाज है उसकी फरीदाबाद और गुड़गांव में जो अनदेखी हुई थी वो बिल्कुल नहीं होगी। और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं इस चीज़ से, जो उन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया, ये भूलवश हुआ। और आप देख लेना, आने वाले चुनावों में आने वाले जो भी पद बटेंगे पार्टी में, और चाहे मेयर का, अगर मेयर की सीट जनरल हुई तो उसके लिए भी हम लोग यही सिफारिश करेंगे कि पंजाबी समाज से किसी को लड़ाया जाए।
तो निश्चित रूप से देखिए, मैं तो आपको अपनी बात कह रहा हूँ एस कार्यकर्ता कांग्रेस, क्योंकि मैं अपने आप को, मेरे लिए मेरे परिवार के बाद फरीदाबाद की जनता आती है, कांग्रेस पार्टी आती है, और तो मैं फरीदाबाद में पंजाबी समाज के लिए और सभी समाज के लिए मैं पूरी मांग उठाऊंगा, चाहे उसके लिए थोड़ा बहुत खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सुमित गौड़ जी, चूंकि हमारे पास सीमित समय है, सवाल कई हैं, तो मैं क्या ये संक्षिप्त में उत्तर देंगे आगे, चूंकि लंबा ना हो जाए। ठीक है। कि क्या आप ये मानते हैं कि पंजाबी समाज की अनदेखी के कारण ही पंजाबी समुदाय भाजपा की तरफ मुड़ गया, या पहले से ही उसका झुकाव भाजपा की तरफ रहा? उसकी दो बातें बताना चाहूंगा पंजाब, हाँ संक्षेप में। पंजाबी समाज, दो ही बातों में बताऊंगा कि पंजाबी समाज जो आज भाजपा की तरफ मुड़ा हुआ था, उसके पीछे दो कारण थे। जो 2014 से 19 तक उन्होंने देखा पंजाबी समाज का भाजपा से मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए पंजाबी समाज और ज़्यादा बीजेपी की तरफ हो गया। लेकिन साथ ही जब 2014 से 19 तक का और 19 से 22 तक का, 23 तक का जो मनोहर लाल खट्टर जी का टेन्योर देखा है, आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि पंजाबी समाज खुद मनोहर लाल खट्टर जी के उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी अपने समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार पंजाबी समुदाय जो है मनोहर खट्टर सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा, वो फिर से कांग्रेस की तरफ एक आस के साथ देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को भी निश्चित रूप से जो 2019 में भूल से गलती हुई, 2024 में अब कांग्रेस पार्टी को पंजाबी समाज को कंपेंसेट करना पड़ेगा, चाहे वो पद देके करें, जिलाध्यक्ष पद दें, मेयर की टिकट दें, विधानसभा दें, पंजाबी समाज को आगे लाना पड़ेगा जी, और सभी समाज को। मैं गुटबाजी की बात और मैंने चुनावों की बात कही, उस पर भी प्रकाश डालिए कि इतनी भयंकर गुटबाजी है। ये जो नाम दिया है एसआर के, जो आपने नाम अभी बोला, ये सब बीजेपी की उपज है। ये किसी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं। देखिए, अगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपस में कोई गुटबाजी नहीं है, बट यस विचारों का मतभेद है। विचारों का मतभेद हर पार्टी में, हर नेता में होता है। बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर जी का और विज का प्रेम किसी से छुपा नहीं है। आज तक उनका छत्तीसगढ़, और आज तक मनोहर लाल विज और खट्टर जी को एक स्टेज पर किसी ने नहीं देखा। सेंट्रल लेवल की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम उनका शिवराज जी के प्रति है, या नितिन गडकरी जी के प्रति जो उनका प्रेम है, वो भी देश में किसी से नहीं छुपा। तो ये विचारों का मतभेद सभी पार्टियों में है और आगे भी रहेगा। गुटबाजी नहीं है, विचारों का मतभेद। आपका ये मानना है कि इस तरीके की गुटबाजी, कथित गुटबाजी हर पार्टी में होती है। जो भाजपा में है तो वो कांग्रेस में है तो भाजपा में है, लेकिन भाजपा में तो ऐसा नहीं है कि चुनाव ही नहीं हुए 9 साल से। भाजपा में गुटबाजी है, हमारे में विचारों का मतभेद है। हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? हाँ, चुनाव में बताता हूँ। पिछले 10 सालों में आपको मैं बता देता हूँ, 2 बार प्रदेश कमेटी बनी है, 2 से 3 बार प्रदेश के प्रवक्ताओं की लिस्ट आउट हुई है। हमेशा कमेटियां बनी है। बट यस, अगर हम बात करें तो एक जिलाध्यक्ष की पोस्ट का पेंडिंग है, उसको लेके कभी कुछ हुआ, कभी उसमें कारण क्या रहे मैं बता देता हूँ। बीच में 3-4 बार तो जब लिस्ट बनने को आई, पता लगा कि कभी लोकसभा चुनाव आ गए, कभी किसी स्टेट के चुनाव आ गए, कभी बनने लगी तो एट दी मोमेंट लगा कि प्रदेश के प्रभारी चेंज हो गए, कभी प्रदेश के अध्यक्ष भी बीच में 2-3 बार चेंज हुए, आपने देखा होगा। तो ये ऐसा तो नहीं रहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष एक ही रहा हो और प्रदेश का प्रभारी भी एक ही रहा हो और तब भी लिस्ट नहीं आई हो, तो मैं मान सकता हूं कि गलती हो। लेकिन ये कार्य सिर्फ इसका यही रहा है कि प्रदेश के अध्यक्ष 3-4 चेंज हुए, प्रदेश के प्रभारी भी 3-4 चेंज हुए, लोकसभा चुनाव आए, अलग अलग राज्यों के चुनाव आए। लेकिन निश्चित रूप से अब नए प्रभारी आए हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे श्री बहुत जुझारू हैं, ग्रास रूट लेवल तक खुद जा के लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। श्री दीपक बाबरिया जी है उनका नाम। लेकिन और कई बार तो तारीखें रख चुके हैं, हर बार का तारीख आगे खिसका नहीं, उन्होंने तारीख एक बार भी नहीं खिसकाई। उन्होंने ये बोला है कि नवरात्रों में मैं अपनी लिस्ट बना के सबकी लिस्ट, सारे नेताओं की लिस्ट को कंपाइल करके नवरात्रों में वो हाई कमान को सुपर्द कर देंगे, अपनी तरफ से काम पूरा करके। फिर हाई कमान की मर्जी है, वो लिस्ट नवरात्रों में आउट करें, नवरात्रों की बात करें। हमें लगता है कि अभी प्रॉब्लम एक और क्या आ गई है, अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो हो सकता है कि शायद लिस्ट थोड़ा सा और डिले हो जाए, लेकिन अब ज़्यादा डिले नहीं होगा।
जिला आपको बहुत जल्द जिलाध्यक्षों की प्रदेश की लिस्ट भी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगी। चलिए, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए एक दो और छोटे सवाल है मेरे। आप ये बताइए कि जो कथित तौर पर भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, जेलों में ठूंसने का, उन पे सच्चे झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ अभियान चलाने का, तो उस डर की वजह से सारे विपक्षी दल एक झंडे तले आए और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन बनाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, संगठन में ही शक्ति है और उसका असर दिखने भी लगा है। भाजपा नेतृत्व तो उससे घबराया भी हुआ है, लेकिन वही बात जो है हरियाणा में तो लागू होती नहीं दिखाई दे रही। हुड्डा जी जो 10 साल सीएम रहे हैं और प्रतिपक्ष के आज भी नेता हैं, सबसे ताकतवर नेता बताए जाते हैं हरियाणा के, बताए के जाते हैं, तो वो इंडिया का समझौता हरियाणा में नहीं चाहते, न वो इनेलो को सत्ता में या भागीदारी में चाहते हैं, न आपको देना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो उसमें कैथल में रैली हुई थी ना, कैथल में जो इनेलो की रैली हुई थी, उसमें उन्होंने किसी भी बड़े नेता को नहीं जाने दिया। जो पिछले सालों में बड़ी तादाद में विपक्षी दलों के नेता वहाँ पहुँचा करते थे और वो बराबर उसका विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा में ये इंडिया की घुसपैठ की कोई ज़रूरत नहीं। गौतम जी, पिछले 10 साल से देश में और प्रदेश में बीजेपी का राज है और सभी सिस्टम्स का, सरकारी सिस्टम का, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कोर्ट परिसर हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबका पूरी तरह से बीजेपी सरकार व इसके नेता दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी आवाज़ इनके खिलाफ मुखर होती है, जो भी आवाज़ इनके सच को, इनके पापों को उजागर करती है, ये उस हर आवाज़ को दबाने का, कुचलने का कथित प्रयास कर रहे हैं। उसी का खामियाजा अब ये भुगतने वाले हैं और ये घबराए भी, इनकी बोखलाहट हो गई है। ये जो इंडिया गठबंधन आया है, ये बेसिकली इनका कारण है। देखिए इनका मेन मकसद क्या है कि ये जो हिटलरशाही सरकार है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये जो लोगों को रोनती हुई चल रही है, जो लोग कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े, कहीं कुछ, कहीं राम मंदिर के क्या पहले आप ये देखिए, इस देश में जितने झगड़े, जितने जो जाति धर्मों के नाम पे झगड़े या जितने भी सीमाओं पर जो अटैक दुश्मन देशों के हुए हैं, इतने पिछले 40 सालों में नहीं हुए। लेकिन ये जुमलेबाज जो हैं, ये बीजेपी वाले, इन्हें धरातल पे कुछ नहीं करना चाहता। मैं साफ कहता हूं जी, अब इनके दिन लद गए हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लग गई है। निश्चित रूप से इस देश व प्रदेश से बीजेपी की रवानगी तय है 2024 के चुनावों में। ये जो अभी आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और 42 साल तक मेरे ख्याल में उनको कांग्रेस में हो गए, अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो पिछले अभी कुछ समय पहले ही भाजपा में चले गए थे और वहाँ केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, भाजपा ने उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन अब उनके फिर कदम डगमगा रहे हैं। उन्होंने रैली भी की है जींद में। तो यदि वो कांग्रेस में आना चाहें तो आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में वो आएंगे निश्चित रूप से। वो पहले पुराने कांग्रेसी थे, उनका स्वागत करेंगे हम। और बाकी तो हाईकमान फैसला लेगा कि कब, और वो भी फैसला लेंगे कि पहले तो वो अप्रोच करेंगे कि उन्होंने आना है, कैसे, कब आना है। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला होगा। हाईकमान का जो फैसला होगा, प्रदेश का जो फैसला होगा, वो सर्वमान्य होगा। और इस चीज़ में तो बाकी जो उन्होंने कहा, उन्होंने भी देख लिया कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन, वो बीजेपी से भी दुखी है और जेजेपी से भी आहत हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने ओपन ये बयान दिया है। और अभी तो प्रदेश के और बड़े बड़े नेता, प्रदेश के और जुझार और जो पुराने नेता रहे हैं, और आप देखना सब कांग्रेस की ही तरफ रुख करें, क्योंकि सब लोग आज प्रदेश की व देश की जनता का हित चाहते हैं। आखिरी सवाल। हाँ जी। 9 सालों से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, तो आप निजी तौर पर या कांग्रेस के तौर पर उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे मनोहर सरकार? देखिए, अगर मैं बात करूं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, तो मैं तो क्या, मैंने उनकी क्या, मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी। तो वो एक अच्छे इंसान होंगे, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं एज शासक, एज सीएम, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि टोटली फेल्योर भरा टाइम रहा है उनका भी, क्योंकि
अगर राजा के शासन में घोटाले हों, राजा के शासन में जनता दुखी, तो राजा की गलती होती है, ये प्रजा की नहीं होती। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद में हजारों करोड़ रुपए इनके नेता डकार चुके हैं। खुद मनोहर खट्टर जी ने ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में घोटालों की हद सारे सीमा लांघ गए हैं, और लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब खट्टर साहब एक तरफ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे। जो अधिकारी अरेस्ट हुए छोड़ दिए गए, रिकवरी कोई हुई नहीं है। आज मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं फरीदाबाद क्षेत्र से आता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी महीने में कम से कम 2 बार यहाँ आते हैं, सिर्फ सीमेंटेड रोड से आते हैं, सेक्टर में से वहीं झाड़ू पोछा लग जाता है, सड़कों पर निकल जाते हैं। कभी मनोहर लाल खट्टर जी ने उनसे कहिए, आप ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा बल्लभगढ़ क्षेत्र कहीं भी स्लम कॉलोनी में आके देखिए, कूड़े का ढेर, गंदगी कितनी भरी हुई है। लोगों के घरों में पानी नहीं है, सड़कों में पानी जमा है, गड्ढों में सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। आज फरीदाबाद जो पहले कांग्रेस पार्टी के समय में एक हरा भरा देश था, हरियाणा प्रदेश था हमारा, फरीदाबाद वाकई में स्मार्ट सिटी था। आज इन्होंने नर्क सिटी बना दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने केवल जनता को भड़काया है। अभी आप देखिए, मुझे आप ये बताइए, फरीदाबाद में क्राइम रेट घटा हो तो बताइए, बेरोजगारी घटी हो तो बताइए, गंदगी का भरमार है, आवारा पशु सड़कों पर हैं, महंगाई की तो बात ही मत कीजिए। यही वो लोग थे जो कहते थे सिलेंडर हम 500 में देंगे, पेट्रोल डीजल 50 रुपये लीटर देंगे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर 900 1000 के पार है। अब चुनाव आ गए हैं तो जूर सिलेंडर में 200 रुपये इन्होंने कम कर दिए हैं। पहले सब्सिडी देती थी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने सब्सिडी बंद कर दी है, सारी बड़ी कंपनियां बेच दी हैं। आप आज ये देखिए, मैं फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा की बात जरूर करूंगा। आज मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी सरकार के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को, पन्ना प्रमुखों को, कि आज अगर आप में से किसी में दम है तो मनोहर लाल खट्टर जी को आप बड़कल, फिर ओल्ड फरीदाबाद 89 बल्लभगढ़, आप बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र की किसी भी स्लम कॉलोनी में 2 सेक्टरों में तो छोड़ दीजिए, आप ला के दिखा दीजिए आज किस पूरे साल किसी भी दिन, और बारिशों में तो पूरे फरीदाबाद में कहीं भी आप ला के दिखा दीजिए। लानत है सर ऐसे नेताओं पे जो घरों में छुपे बैठे हैं, लानत है ऐसी सरकार पे जो लोगों को सेवाएं देने में पूरी तरह विफल है, फेल साबित हुई है। आपने मनोहर सरकार को 10 में से नंबर नहीं बताया कितने? मैंने कहा ना 10 में से जी इनको एक भी नंबर नहीं है, एक भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां मैं इनको नंबर दे। इसको मैं बीइंग कांग्रेस ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सब पार्टी वार्टी सब बाद में, मैं एक लेमैन की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूं, आज हर समाज दुखी है, और यहां तक नहीं, यहां तक दुखी है। बीजेपी सरकार के लिए एक स्लोगन फरीदाबाद की जनता की तरफ से बड़ा सटीक बनता है, नेता मस्त जनता त्रस्त। बीजेपी के नेता मस्त और जनता त्रस्त, मैं हमेशा कहता हूं। और ये बीजेपी सरकार में पूरी तरह अव्यवस्था का माहौल है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे एमसीएफ की बात करें, चाहे आप कोर्ट कचहरी की बात करें, रजिस्ट्री अथॉरिटी की बात कर लें, चाहे सफाई व्यवस्था, चाहे प्रदूषण की बात कर लें, हर तरफ ये फेल हैं। सिर्फ इनके नेता प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए डकार चुके हैं, कमा चुके हैं, प्रॉपर्टी के धंधे में लगे हुए हैं। इनके तमाम नेता कॉलोनियां, सोसाइटी बनाने में लगे हुए हैं, और इनका ध्यान जनता की तरफ नहीं है। धन इतना अर्जित कर चुके हैं, फॉल्स बिलिंग कर करके पैसा कमा के, सड़कें। अब बताइए फरीदाबाद में इन्होंने बनाया साइकिल ट्रैक, कहाँ गया साइकिल ट्रैक? अब साइकिल ट्रैक जिसके लिए करोड़ों रुपए ने पास करे, साइकिल ट्रैक के दोनों तरफ 18 लाख रुपए घास की पेमेंट करी है, कहाँ गई घास? इनके विधायक खा गए। गायें तो ये कहते हैं ही नहीं यहाँ पर, वो घास एक दिन भी नहीं होगी, 18 लाख की पेमेंट हो गई। सड़कें बताइए, 2 ही सड़कें बनाई हैं पूरे फरीदाबाद में इन्होंने, बाकी सब सड़कों का बुरा हाल है। तो मनोहर लाल खट्टर जी को जब भी फरीदाबाद लाना होता है तो 15A 16A की डिवाइडिंग रोड से नीचे उतारते हैं, या फिर 10 सेक्टर और 12 सेक्टर की डिवाइडिंग रोड से नीचे उतारते हैं। इनमें दम है ना तो और शायद पीछे की रोडों से ला के दिखा दें खट्टर साहब को। चलिए गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जैसे कि बता रहा था, ये थे योगेश गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, और ये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इनका नाम है, और इनकी बैकग्राउंड पूरी राजनीतिक परिवार से है। तो आपने इनको सुना, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप जो कमेंट्स करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई गौड़ साहब ने जो जवाब दिए वो कितने सटीक थे, कितने आप संतुष्ट हैं, या मैंने जो सवाल किए वो कितने सही थे, क्या कुछ और भी इनसे पूछा जा सकता था। यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम फिर किसी अगले एपिसोड में सुमित गौड़ जी को फिर आमंत्रित करेंगे और आपसे फिर रूबरू मुलाकात होगी। इसी के साथ
धन्यवाद। मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।